हेलो एवरीवन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक न्यू स्टोरी। तो इस स्टोरी में कुछ ऐसा है कि एक डम गर्ल के अंदर हमारी फीमेल लीड की सोल आ जाती है। फिर वो उस डम गर्ल का बदला लोगों से कैसे लेती है और आगे वो क्या क्या एडवेंचर करती है, वो सब हमें इस स्टोरी में देखने को मिलेगा। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हमें एक डम गर्ल को दिखाया जाता है जो कि एक घर के जस्ट दरवाजे पर ही खड़ी होती है और उसे इस तरह से बाकी पूरी पब्लिक जमा होकर देख रही होती है। फिर वो गर्ल उस रेजिस्टेंस के दरवाजे को ठोक पीट कर देखती है और कहती है, फोर्थ प्रिंस दरवाज़ा खोलो, बाहर आओ और मुझसे शादी कर लो। फिर भीड़ में से एक आदमी कहता है, ये यहाँ कब से खड़ी है, पर लगता है कि फोर्थ प्रिंस दरवाज़ा नहीं खोलेगा। फिर एक लेडी कहती है, हाँ भला कोई डम लड़की से शादी करना क्यों चाहेगा, ये तो खुद को उसके ऊपर थोपना चाहती है। तो फिर मुझे लगता है कि आज हमें कुछ और भी मज़ेदार देखने को मिलेगा। फिर हम देखते हैं वो डम गर्ल दरवाजे के बीच में से झांकने लगती है। फिर दरवाज़ा खुल जाता है और हम देखते हैं फोर्थ प्रिंस अपने कुछ सर्वेंट के साथ बाहर आ जाता है। फोर्थ प्रिंस को देखते ही वो गर्ल फटाक से आगे बढ़ने लगती है और कहती है, फोर्थ प्रिंस चलो मुझसे शादी कर लो। ऐसा कहते हुए वो जैसे ही उसके करीब पहुंचती है वो उसके हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, दूर रहो मुझसे, और तुम ऐसे तैयार क्यों हो और आखिर मेरा रास्ता क्यों रोक रही हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? और तुम जहाँ से आई थी अब वहीं वापस जाओ, समझी? ऐसा कहते हुए वो उसे उठा के पटक देता है और ये सब देखते हुए वहाँ की पब्लिक इंजॉय कर रही होती है। फिर हम देखते हैं वो गर्ल फटाक से उठकर बैठ जाती है और अपने हाथों को देखने लगती और पीछे से पब्लिक में एक लेडी कहती है, फोर्थ प्रिंस तो बहुत क्रूल है। इन सारी बातों की परवाह न करते हुए वो गर्ल हंसते हुए कहती है, फोर्थ प्रिंस देखो मुझे चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखने के बाद फोर्थ प्रिंस को गुस्सा आ जाता है और वो मन में कहता है, अब तो इसने हद पार कर दी। फिर वो प्रिंस उस गर्ल के करीब आता है और कहता है, मुँह खुएंगे, क्या तुम उस पत्थर के बने शेर को देख रही हो? अगर तुम वहाँ पर अपना सर मारती हो तो शायद तुम मुझे इम्प्रेस कर पाओ और फिर हो सकता है कि मैं तुमसे शादी कर लूं। ये सुनने के बाद वो गर्ल कहती है, क्या सच में फोर्थ प्रिंस? फिर फोर्थ प्रिंस कहता है, बेशक। इतना सुनते ही वो गर्ल आव न देखती है न ताव, अपना सर फोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती है। प्रिंस उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इससे पहले कि कुछ कर पाता वो गर्ल सीधा जाकर उस पत्थर के बने शेर पर अपना सर मार लेती है और फिर वो उधर ही गिर जाती है। उसे इस तरह से गिरता देखकर सारी पब्लिक आपस में बातें करने लगती है। फिर कोई कहता है, अरे वो डम गर्ल क्या मर चुकी है? अरे नहीं, यह तो बहुत बुरा हुआ, वो बच्ची तो डम थी, वो अपने राह से भटक गई थी बस। फिर हम देखते हैं फोर्थ प्रिंस को जो कि घबरा गया रहता है और फिर वो मन में कहता है, तो ये लड़की सच में डम है, सर्वेंट इसे मुझसे दूर रखो। ऐसा कहते हुए फोर्थ प्रिंस अपने रेजिस्टेंस में चला जाता है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं क्विंगे को घर वापस आने देना नहीं चाहती, लेकिन अब वो फोर्थ प्रिंस की है, उसने खुद से फोर्थ प्रिंस से शादी कर ली है। परिवार बहते हुए पानी के जैसा होता है, अगर एक बार हाथ से निकल गया तो निकल गया। फिर वो लेडी कंटिन्यू करते हुए उस आदमी से कहती है, अब ये मर चुकी हो या जिंदा हो, लेकिन इसे वापस चांसलर रेजिस्टेंस नहीं ले जाया जाएगा, ये अब मेरे तक नहीं है। अब ये बात तो यहाँ खड़ी सारी भीड़ को पता चल चुकी है। वेल गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, ये लेडी उस डम गर्ल की स्टेप मदर है। फिर हम देखते हैं हमारी डम गर्ल को जो कि अपनी आंखें खोलती है और मन में कहती है, यहाँ कितना शोर है और ये कौन सी जगह है। फिर वो याद करते हुए कहती है, मुझे नाइफ से स्टैब किया गया था, वो भी एक साइको पेशेंट के द्वारा। फिर वो कंटिन्यू करते हुए कहती है, अरे नहीं, मेरा सर क्यों दुख रहा है। फिर उसे इस डम गर्ल की सारी मेमोरीज याद आने लगती है
कि कैसे उसकी स्टेप मदर ने उसे मदद करने का वादा किया और कहा अगर तुम ये लाल कपड़ा पहनकर जाओगी तो फोर्थ प्रिंस तुमसे शादी कर लेगा। और फिर फोर्थ प्रिंस का उसे खुद से दूर धक्का देना और उसे बुरा भला कहना और लोग जो उसको बदसूरत डम ये सब बोला करते थे, वो सारी मेमोरी हमारी फीमेल लीड को मिल जाती है। फिर ये सारी मेमोरी मिल जाने के बाद हमारी फीमेल लीड मन में कहती है तो क्या मैं इस बॉडी में आ गई हूँ। फिर हमारी फीमेल लीड का ध्यान उसकी स्टेप मॉम पर जाता है जो कि वहाँ खड़े बंदों से झगड़ रही होती है और कहती है ये मामला चार्ल्सरल रेजिस्टेंस का है तो आप लोग इसमें मत पड़िए। और रही बात क्विंगे की, तो इसका क्या करना है वो हम देख लेंगे, और अगर आपको कुछ कहना है तो ज़रा इंतज़ार करो, जब चार्ल्सरल आ जाएंगे तो उनसे बात करना। फिर हमारी फीमेल लीड ये सारी बातें सुनकर कहती है तो ये है इसकी थर्ड स्टेप मॉम और वो कितनी बुली है, खुद इतने मज़े से झगड़ रही है और इसने रियल क्विंगे को ज़मीन पर धूप में इसी तरह से पड़ा रहने दिया। तो जबकि मैं इस शरीर में रीबर्न हो गई हूँ तो अब ये सारी प्रॉब्लम्स मेरी हैं, अब मैं ही रियल क्विंगे हूँ और मैं इन बुलिस को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। स्टेप मदर, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, मुझे घर जाना है। ऐसा कहते हुए क्विंगे बड़ी तेज़ी से अपनी स्टेप मदर की ओर आने लगती है। उसके पास आने के बाद क्विंगे उसके पीठ में एक कोहनी मारती है और खुद भी गिर जाती है। फिर क्विंगे रोने का नाटक करते हुए कहती है स्टेप मदर, क्या आप मुझे पसंद नहीं करती? ये बहुत ही दर्द कर रहा है, इसीलिए मुझे मारिएगा मत। ऐसा कहने के साथ क्विंगे जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। फिर क्विंगे की स्टेप मदर कहती है स्टूपिड गर्ल, हाउ डेयर यू, तुमने मुझे गिराया कैसे? क्योंकि क्विंगे जोर जोर से रो रही होती है इसीलिए पब्लिक में लोग बात करने लगते हैं। वे लोग कहते हैं देखो तो जरा चार्ल्सलर हाउस की यंग लेडी कितनी बेचारी है और उन्हें तो उसके माथे पे लगी उस चोट की भी परवाह नहीं है और उसे घर ले जाने की बजाय ये उसकी सौतेली माँ उसे गालियाँ दे रही है और चिल्ला रही है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो कहती है माँ इसे घर आने दो। उस लड़की को देखने के बाद क्विंगे मन में कहती है ये तो मुँह जिंगलान है, क्विंगे की बहन, ये एक राष्ट्रीय ब्यूटी है इसीलिए लोग इसे पसंद करते हैं। फिर जिंगलान क्विंगे के सामने आ जाती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, इसीलिए चलो आओ अपने घाव का इलाज कराने के लिए अंदर चलो। ऐसा कहते हुए वो क्विंगे के हाथ को पकड़ लेती है और क्विंगे को घोड़ा गाड़ी की ओर ले जाते हुए कहती है माँ आप भी चलिए, चलते हैं। घोड़ा गाड़ी में बैठने के बाद क्विंगे हंसते हुए कहती है मेरी छोटी बहन बहुत अच्छी है। फिर हम देखते हैं एक आदमी को जो कि मुस्कुरा रहा होता है। फिर वो कहता है तो ये गर्ल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम देखते हैं चार्ल्सलर मैंशन को जहाँ पर क्विंगे अपने रूम में लेटी होती है और उसके चोटों पर एक लेडी मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है। फिर वो लेडी कहती है क्विंगे क्या ये दर्द कर रहा है? ये सुनने के बाद क्विंगे कहती है आंटी यू ये दर्द नहीं कर रहा। फिर आंटी यू बड़े प्यार से कहती हैं पागल लड़की तुम आराम करो, मैं पानी वगैरह बदल देती हूँ। आंटी यू को जाते हुए देख क्विंगे मन में सोचती है इस पूरे मूव फैमिली में अगर किसी पे भरोसा किया जा सकता है तो वो केवल आंटी यू ही हैं। उन्हें इस तरह से परेशान देखकर मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। क्विंगे उठकर बैठ जाती है और अपने गालों पर हाथ रखते हुए मन में कहती है तो लगता है कि इसका जीवन इस मूव फैमिली में आसान नहीं था, इसीलिए तो इसे इतनी ज़्यादा चोटें लगी हैं। तभी क्विंगे अपने हाथ को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ पे पाउडर लगा है, तो वो उस पाउडर को साफ करने के लिए कोई कपड़ा ढूंढने के लिए आगे बढ़ती है। फिर क्विंगे अपने मेकअप करने वाले सामान वगैरह को देखकर मन में कहती है लगता है कि मैं बहुत गरीब हूँ। और जब क्विंगे खुद को आईने में देखती है
तो वो कहती है, ये क्या, मैं तो एक गंदी बिल्ली के जैसी दिख रही हूँ। मेरे चेहरे पे इतनी मोटी मेकअप की परत है। कोई हैरानी की बात नहीं कि लोग मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं तो इतनी भयानक लग रही हूँ। मुझे पहले खुद को साफ करना चाहिए। फिर क्विंगे पास ही पड़े टेबल पे के कपड़े को उठाकर अपने मुंह को अच्छी तरह से साफ करती है। फिर जब वो आईने में देखती है तो वो कहती है, वाह, रियल क्विंगे की तो नेचुरल ब्यूटी ही बहुत अच्छी है। फिर क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे याद आ रहा है कि मेरा ये मेकअप यून ने किया था। मुझे लगता है कि वे डरती थी कि मैं अपने इस खूबसूरत चेहरे के साथ लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करूंगी और लोग मुझसे ईर्ष्या करने लगेंगे, और उसने इसीलिए मेरे चेहरे पर जानबूझकर मेकअप की इतनी मोटी परत लगाई। मुझे आश्चर्य है इस बॉडी के रियल ओनर की मेमोरी में कुछ न कुछ और भी यूजफुल इंफॉर्मेशन होगी। ऐसा कहने के साथ ही क्विंगे रियल क्विंगे की मेमोरीज को देखने की कोशिश कर रही होती है। तभी क्विंगे कहती है, इसकी मेमोरी में तो मुझे बस फोर्थ प्रिंस ही दिख रहा है। ऐसा कहने के साथ क्विंगे अपने सर को जोर जोर से झटकने लगती है। फिर क्विंगे नॉर्मल हो जाती है और कहती है, कितना बेकार है ये। लगता है मुझे यूजफुल इंफॉर्मेशन खुद ढूंढनी होगी और मुझे पैसा कमाने और जमा करने के तरीके भी ढूंढने होंगे, वरना मैं ऐसे कैसे यहाँ जिंदा रह सकती हूँ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है 3 दिन बाद, वो भी शहर के बाजारों में। क्विंगे उन बाजारों को देखते हुए कहती है, ये सड़कें पूरी तरह से हमेशा व्यस्त रहती हैं। कोई भी मुझे इस कपड़ों में पहचान नहीं पाएगा। एक्चुअल में गाइस, क्विंगे खुद का एक बॉय की तरह गेटअप बनाकर मार्केट में घूम रही है। फिर क्विंगे एक शॉप पर जाती है और वहां पर खड़े होकर सामान देखने लगती है। वो मन ही मन कहती है, ये बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन महंगे भी तो हैं। फिर वो रोते हुए अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है और कहती है, इंसान सच में बिना पैसों के पावरलेस होता है। तभी अचानक क्विंगे से कोई टकराता है। फिर क्विंगे को महसूस होता है उसके हाथों पर कुछ चिपचिपा सा, और जब वो अपने हाथों को देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके हाथ पर ब्लड लगा हुआ है। फिर क्विंगे का ध्यान उस आदमी पर जाता है जो कि अभी अभी क्विंगे से टकराया था। उसे देखकर क्विंगे मन में सोचती है, क्या वो आदमी घायल है? वेल गाइज, मैं आप लोगों को बता दूं, ये आदमी ही हमारा मेन लीड भी है। फिर हमारा मेन लीड एक गली जैसी जगह में घुस जाता है और वहाँ पर छुपकर खड़ा हो जाता है। क्विंगे उसके पीछे पीछे उस जगह तक आ जाती है और वो भी उसे छुपकर देखने लगती है, लेकिन हमारे मेन लीड को इस चीज का अंदाजा हो जाता है, इसीलिए वो अचानक क्विंगे को पकड़कर अपनी ओर खींचते हुए घुमा देता है, जिससे कि क्विंगे के बाल का रिबन निकल जाता है और हमारे मेन लीड को पता चल जाता है कि वो एक लड़की है। ये जानते ही हमारा मेल लीड फटाक से क्विंगे के गले को पकड़ लेता है। इससे पहले कि वो क्विंगे से कुछ पूछ पाता, उसके पीछे पड़े गुंडे वहां आ जाते हैं। उनमें से एक गुंडा बाकियों को ऑर्डर देता है कि उसे हर जगह ढूंढो। ये सुनते ही हमारा मेल लीड क्विंगे को अपने करीब खींचता है और उसके मुंह को बंद कर देता है ताकि वो कुछ चिल्ला न पाए। क्योंकि क्विंगे हमारे मेल लीड के बेहद करीब होती है, इसीलिए उसका दिल जोरों से धड़क रहा होता है। तभी एक गुंडा कहता है, हमें उसे ढूंढना ही होगा, जिंदा या मुर्दा। और वो गुंडा क्विंगे और हमारे मेल लीड की ओर ही आ रहा होता है। ये देखने के बाद हमारा मेल लीड क्विंगे से कहता है, मुझे माफ करना। इससे पहले कि क्विंगे कुछ समझ पाती, प्रिंस उसके कपड़े को थोड़ा नीचे करता है और कुछ इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। वो गुंडा इन लोगों को इस तरह से देखकर कहता है, आजकल के कपल कहीं भी शुरू हो जाते हैं। फिर वो गुंडा कंटिन्यू करते हुए बाकियों से कहता है, चलो कहीं और चलकर ढूंढते हैं। क्विंगे हमारे मेन लीड के इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी टाइट मुट्ठी बनाकर कहती है,
तुम बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मेल लीड जैसे ही गुंडों के जाने से रिलैक्स होता है कि तभी अचानक क्विंगे अपने पास से एक निडल निकाल लेती है और बिना टाइम वेस्ट किए उसे हमारे मेल लीड के गर्दन में घुसा देती है। निडल के लगते ही हमारे मेल लीड को सब कुछ धुंधला दिखने लगता है और वो वहीं पर गिरकर पैरालाइज हो जाता है, जिससे कि वो हिल डुल नहीं पाता। फिर क्विंगे उसे सीधा करते हुए कहती है, दिखने से तो तुम एक जेंटलमैन लगते हो, फिर तुमने इतनी घिनौनी हरकत क्यों की? हमारे मेल लीड को सीधा कर लेने के बाद क्विंगे कहती है, तुम तो बहुत ही हैंडसम हो मास्टर, क्या तुम पागल हो? ऐसा लगता है कि तुम्हें भी टॉक्सिन द्वारा मारा गया है। इतना बैड टेम्पर्ड, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि टॉक्सिन तुम्हारे हार्ट के अंदर एंटर हो चुका है। तभी क्विंगे का ध्यान जाता है हमारे मेल लीड के गले पर, जहाँ पर कुछ ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा रहता है। क्विंगे हमारे मेल लीड के गले को बड़े ध्यान से देखते हुए कहती है, ये अजीब बात है, आखिर ये टॉक्सिन है क्या? क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, ये एक दिलचस्प टॉक्सिन है, मुझे इसका इलाज करने की खुजली हो रही है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि मैं इसका इलाज कर भी सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। ओह, जो भी हो, मैं इसका इलाज करने की कोशिश तो कर ही सकती हूँ। ये सोचने के बाद क्विंगे मस्त सी स्माइल देती है, जिसे हमारा मेल लीड देखकर घबरा जाता है और मन में कहता है, अब ये क्या करना चाहती है? वेल गाइस, एक्चुअल में हमारा मेल लीड पैरालाइज हुआ है, वो सब देख सुन सकता है, लेकिन वो खुद को हिला नहीं सकता और कुछ भी बोल नहीं सकता। तभी अचानक क्विंगे हमारे मेल लीड के ऊपर के कपड़े खोल देती है और उसकी बॉडी देखते हुए कहती है, वाह क्या बॉडी है तुम्हारी। ये देख और सुन हमारा मेल लीड परेशान हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता। तभी क्विंगे अपने पास से एक निडल निकाल लेती है और मन में कहती है, पहले मुझे कौन से एक्यूपंक्चर पॉइंट पर इस निडल को लगाना चाहिए। तभी क्विंगे शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, ही पहले मुझे इसे लगा देना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि ये काम करता है या नहीं। फिर क्विंगे हमारे मेल लीड के चेस्ट में उस निडल को लगा देती है। उस निडल के लगते ही हमारे मेल लीड की घुटी हुई सी चीख निकल जाती है। फिर क्विंगे कहती है, इसके रिएक्शन से तो ऐसा लगता है कि मैंने निडल गलत जगह पर लगा दी। ये सुनकर प्रिंस मन में कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, ये डेंजोंग पॉइंट है, ये एक्यूपंक्चर के डेथ पॉइंट में से एक है। तभी क्विंगे एक दूसरा निडल निकाल लेती है और कहती है, तो जरूर वो यहाँ होगा। ऐसा कहते हुए क्विंगे पहले वाले निडल के जस्ट नीचे इस निडल को भी लगा देती है। इस निडल के लगते ही हमारा मेल लीड दर्द से कर्राह उठता है और मन में बहुत ही गुस्से से कहता है, चिवे पॉइंट, ये जरूर वो अपने पर्पस से कर रही है, क्योंकि ये भी एक्यूपंक्चर डेथ पॉइंट में से एक है। क्विंगे हमारे मेल लीड के फेस को देखते हुए कहती है, ये भी सही नहीं लगा। फिर हम देखते हैं हमारे बेचारे मेल लीड को, जिसे 2 निडल लगने से ही उसकी बॉडी कांप रही होती है, लेकिन क्विंगे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हंसते हुए कहती है, खैर ये ठीक है, हम कुछ और बार कोशिश कर सकते हैं। ऐसा कहने के साथ वो अपने पास से ढेर सारे निडल निकाल लेती है और डेविल वाली हंसी हंसना शुरू कर देती है। क्विंगे को इस तरह से देखकर हमारे मेल लीड की फटके 4 हो जाती है। फिर वहाँ पर सिर्फ चीखने की आवाजें ही सुनाई देती हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है 1 घंटे बाद, वो भी हमारे मेल लीड पर, जिसके बॉडी में निडल्स ही निडल लगी होती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो अभी अपना शरीर छोड़कर चला जाएगा। तभी क्विंगे एक और निडल लेके तैयार हो जाती है और कहती है, जरूर ये होगा। इसका मतलब ये है कि 1 घंटे में इतने निडल लगाने के बावजूद क्विंगे को अभी तक सही एक्यूपंक्चर पॉइंट नहीं मिला है। ये देखकर कि क्विंगे उसे एक और निडल लगाने वाली है, हमारा मेल लीड मन में कहता है, अगर मैं जिंदा बच गया तो मैं इसका सर काट दूंगा। ये निडल लगते ही हमारे मेल लीड के बॉडी के अंदर का टॉक्सिन शांत हो जाता है, जिससे कि हमारे मेल लीड को रिलीफ महसूस होता है। क्विंगे हमारे मेल लीड के फेस रिएक्शन से समझ जाती है कि उसने ये काम कर लिया।
फिर क्विंगे चिल्लाते हुए कहती है, मैंने फिक्स कर लिया, हा हा हा। तुम बहुत लकी हो जो तुम मुझसे मिले। क्विंगे हमारे मेल लीड के बॉडी पर के सारे निडल्स को निकालते हुए मन में कहती है, मैं उनमें से नहीं जो फ्री में इलाज करूं। सारे निडल निकाल लेने के बाद क्विंगे चुटकी बजाते हुए कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। क्विंगे को अपनी ओर इस तरह से देखता पाकर हमारा मेल लीड और घबरा जाता है। तभी अचानक क्विंगे हमारे मेल लीड के नीचे साइड के कपड़ों को देखने लगती है। क्विंगे को इस तरह से अपने नीचे साइड के कपड़े को देखते देख हमारा मेल लीड कहता है, तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। ऐसा कहने के साथ हमारे मेल लीड के कपड़ों में कुछ ढूंढने लगती है। बेचारा हमारा मेल लीड बड़ी मुश्किल से कहने की कोशिश करता है, रुक जाओ। हमारे मेल लीड के रोकने के बावजूद क्विंगे को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और उसे हमारे मेल लीड के कपड़े में वो मिल जाता है जो वो ढूंढ रही होती है, यानी हमारे मेल लीड के पैसे का पाउच और एक जेट बैंडेड। ये सब मिल जाने के बाद क्विंगे कहती है, आपको मुझे मेंटली नुकसान पहुंचाने पर कुछ न कुछ देना चाहिए, क्योंकि आपने मुझे डरा दिया था, इसीलिए मैं इसे मुआवजे के तौर पर लूंगी और तो और तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए भी। तभी क्विंगे की नज़र जमीन पे गिरे ब्रश पर पड़ती है और वो उस ब्रश को लेकर कुछ अजीब तरीके से हंसती है। उस ब्रश की मदद से क्विंगे हमारे मेल लीड के चेस्ट पर कुछ करती है जो कि हमें अभी बताया नहीं गया है। फिर क्विंगे वहाँ से मस्त गाना गाते हुए निकल जाती है और हमारा मेल लीड वहीं पर पड़ा रह जाता है। कुछ टाइम के बाद हमारा मेल लीड बहुत ताकत लगा के अपने गले के पास लगे उस निडल को निकाल लेता है और उठकर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर दो लोग आते हैं। वो आने के बाद हमारे मेल लीड को ग्रीट करते हैं और कहते हैं, मास्टर हमें माफ़ कर दीजिए देर से आने के लिए, आप हमें कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं। ये सुनने के बाद हमारा मेल लीड कहता है, ठीक है अभी के लिए खड़े हो जाओ, लेकिन बाद में तुम्हें पनिशमेंट ज़रूर मिलेगी। फिर वो दोनों आदमी खड़े हो जाते हैं और हमारे मेल लीड को देखकर शॉक हो जाते हैं। तभी उनमें से एक जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मास्टर वो कौन टैलेंटेड इंसान था जिसने आपके बॉडी पे इस मास्टरपीस को छोड़ दिया है। ये सुनकर हमारे मेल लीड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर हमें उसकी बॉडी दिखाई जाती है जिस पे लिखा होता है, मैंने अपनी मेडिकल फीस भरी, वो भी अपनी बॉडी देकर। वेल गाइस, आप लोग को नहीं लगता क्विंगे ने हमारे मेल लीड को कुछ ज़्यादा ही टॉर्चर कर दिया? आदमी हंस रहा था जिसका नाम यिंग है और वो दूसरा आदमी जो हंस नहीं रहा था उसका नाम फैंग। फिर हमारा मेल लीड अपने कपड़े वगैरह ठीक कर लेता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, फैंग तुम वापस जा सकते हो और यिंग तुम लॉ एनफोर्समेंट हॉल जाओगे, वो भी अपनी पनिशमेंट लेने। ये सुनने के बाद यिंग की सारी हंसी बंद हो जाती है और वो घबरा जाता है। फिर यिन क्यूट सा फेस बनाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर, लेकिन हमारे मेल लीड पर इसका कोई असर नहीं पड़ता और वो कहता है, तुम्हारी पनिशमेंट अब डबल होती है। फिर हमारा मेल लीड क्विंगे को सोचते हुए मन में कहता है, तुम वुमन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी फैंग कहता है, मास्टर मैं और यिंग हम दोनों ने ही एक असैसन को पकड़ लिया था। इससे पहले कि हम यहाँ आते उसने खुद ही स्वीकार लिया कि उन लोगों को मू रोंग मेंशन से भेजा गया था। फिर हमारा मेल लीड कहता है, मू रोंग का मेंशन हाल ही में बोल्ड हो गया है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है क्विंगे पर, जो कि मार्केट में घूम रही होती है और कहती है, मैं तो पहली बार ही बाहर निकली और मेरी इतनी अच्छी कमाई हो गई। इस इंपीरियल सिटी के आसपास बहुत सारे अमीर लोग होने चाहिए। तभी क्विंगे को एक स्मेल आती है और उसे सूंघते हुए क्विंगे कहती है, वाह कितनी अच्छी सुगंध है। फिर उसका ध्यान सामने की ओर जाता है जहाँ पर 1000 फ्लावर टावर होता है। क्विंगे उस 1000 फ्लावर टावर को देखकर कहती है, ये तो एक ब्रॉथल है। तभी क्विंगे का हाथ एक लेडी पकड़ लेती है और कहती है, यंग मास्टर आइए ना, आपका समय यहाँ पर अच्छा बीतेगा, क्या आप किसी का इंतजार कर रहे हैं?
कुइंगे उसे रोकते हुए कहती है, अरे जरा 1 मिनट रुको, लेकिन उससे पहले ही वो लेडी कुइंगे को अंदर लेकर आ जाती है। उस ब्रोथल में घुसने के बाद कुइंगे शॉक हो जाती है, क्योंकि उसके सामने बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है और ढेर सारी लेडीज डांस कर रही होती हैं। कुइंगे को वहाँ देखने के बाद ढेर सारी लेडीज आ जाती हैं और कहती हैं, यंग मास्टर मेरे पास आइए, आप तो बहुत ही सुंदर हैं। ऐसा कहते हुए 3-4 लेडीज हमारी कुइंगे को घेर लेती हैं। फिर वो लेडीज कुइंगे को टच करने लगती हैं और उनमें से एक कहती है, यंग मास्टर मुझे आप आपके लिए गाना गाने दें। उनके इस तरह से टच करने पर कुइंगे पानी पानी हो जाती है और कहती है, मुझे इस तरह से टच मत करो। फिर कुइंगे उनसे दूर हो जाती है और कहती है, मुझे टच मत करो, और वो सारी लेडीज कुइंगे की ओर हाथ बढ़ा रही होती हैं। कुइंगे उन लेडीज से दूर होने के लिए वहाँ से भागने लगती है। उन लेडीज से कुछ दूर हो जाने के बाद कुइंगे एक जगह पर रुक जाती है और हाफते हुए कहती है, आखिरकार मैं उनसे दूर होने में कामयाब हुई। तभी कुइंगे का ध्यान सामने टंगी लालटेन पर जाता है, जिसे देखने के बाद कुइंगे कहती है, क्या ये रियल गोल्ड है? फिर कुइंगे खुश होते हुए कहती है, अरे वाह, लगता है कि मैं अमीरों की जगह पर आ गई हूँ। और तो और इनके पहनावे को देखकर लग रहा है कि ये लग्जीरियस है। एक्चुअल में गाइस कुइंगे ब्रोथल के उस हिस्से में आ गई है जिसमें ज्यादातर अमीरों के लिए रिजर्व रखा गया है। तभी कुइंगे का ध्यान एक आदमी पर जाता है जिसके पैरों में ढेर सारे स्टोन लगे होते हैं और हाथ की हर एक अंगूठी में भी। ये देखने के बाद कुइंगे मन में कहती है, जरूर ये यहाँ का सबसे अमीर आदमी होगा। फिर वो ही अमीर आदमी चिल्लाते हुए कहता है, इसमें बहुत देर लग रही है, आखिर यूनजी अभी तक क्यों नहीं आई? फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि कहती है, मास्टर आप शांत हो जाइए, यूनजी इतना ज्यादा बीमार है कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकती। मैं आपके लिए दूसरी लड़कियों से डांस करवाती हूँ। ये सुनने के बाद कि कोई बीमार है, कुइंगे मन में कहती है, कुछ पैसे कमाने का अच्छा मौका। फिर वो अमीर आदमी कहता है, मैडम मेई, मैं कब से इंपीरियल सिटी में यूनजी के डांस का इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन अब आप कह रही हैं कि वो बीमार है। क्या आप मुझे कुछ क्लियर नहीं बता सकती हैं, या फिर आप मेरे साथ खेल रही हैं? फिर वहाँ आसपास बैठे सभी लोग बोलने लगते हैं कि हाँ, हमें केवल और केवल यूनजी को देखना है। हाँ मैडम मेई, अगर आपने यूनजी का ध्यान रखा होता तो वो इस तरह से बीमार नहीं होती। फिर लेडी मेई कहती हैं, आप लोग शांत हो जाइए, आप लोग मुझे दोष मत दीजिए, क्योंकि मैंने इंपीरियल सिटी के अच्छे अच्छे डॉक्टर को बुलाकर यूनजी को देखने के लिए कहा, लेकिन वे सभी उसका इलाज नहीं कर पाए। तभी कोई कहता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारी कुइंगे ने कहा है। फिर वो सारे आदमी कुइंगे को देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी उनमें से एक कहता है, ये यंग बच्चा, क्या ये सच में इलाज कर सकता है? फिर एक दूसरा आदमी कहता है, ये फिजिशियन, अगर ये एक फिजिशियन है तो फिर मैं एक मेडिकल फिजिशियन होऊंगा। ये सुनकर बाकी के सारे और हंसने लगते हैं और कहते हैं, हाँ डेफिनेटली। तभी उनमें से एक मोटा आदमी कहता है, क्या बकवास फिजिशियन, मुझे तो लगता है कि ये बस यूनजी को देखने की कोशिश कर रहा है। फिर कुइंगे बड़े स्टाइल से कहती है, हे मास्टर, तुम्हारा फेस ऑयली है और तुम्हारी जीभ भी पूरी तरह से पीली है, इसीलिए तुम्हारी ब्रेथ से यहाँ गंदी बदबू आ रही है, और तुम्हारी आंखें भी लाल है। इसका मतलब ये है कि तुम सुबह बहुत देर से उठते हो, इसके कारण तुम्हारे बॉडी में बहुत ज्यादा ही हीट है। फिर वो मोटा आदमी गुस्से से कहता है, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? उस मोटे की इतनी बेइज्जती हो जाने के बाद वहाँ के आसपास के लोग उस मोटे पे हंसने लगते हैं। कुइंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, सुनिए आप सभी, मेरा नाम बेंजियाओ है और मैं कुनलुन माउंटेन जेट टेम्पल के मेडिकल फिजिशियन हुआ ताओ का लास्ट स्टूडेंट हूँ। ये सुनने के बाद वहाँ के सारे आदमी सोचने लगते हैं और उनमें से एक कहता है, मेडिकल फिजिशियन हुआ ताओ, ये कौन है? मैंने इनके बारे में तो नहीं सुना। फिर कुइंगे कहती है, ऑफ कोर्स आप लोग मास्टर हुआ के बारे में नहीं सुने होंगे, वो एक ग्रेटेस्ट मास्टर हैं और कोई भी ऐरा गैरा किसी भी ग्रेट मास्टर का नाम या रहने वाली जगह तो नहीं जान सकता ना।
मैं कुनलुन माउंटेन में एक मेडिकल फिजिशियन के नाम से जाना जाता हूँ। हो सकता है कि मैं किसी मुर्दे को जिंदा न कर सकूं, लेकिन अतीत में मैंने जितने ही ट्रीटमेंट किए वो सभी अच्छे थे, उनमें कोई भी गलती नहीं थी। मेरे पास शानदार मेडिसिन नॉलेज है। ऐसा कहने के साथ कुइंगे अपने पास से एक पेपर निकाल लेती है जिस पर लिखा होता है, बीमार लोगों का मेडिकल ढंग से ट्रीटमेंट करने वाला और इस दुनिया को बचाने वाला मैं मेडिकल फिजिशियन बेन जियाओ। फिर कुइंगे एक्टिंग करते हुए कहती है, सबसे ज़रूरी बात, मैं अपने पेशेंट से इंसानियत और बहुत ही प्यार से ट्रीट करता हूँ। ये सुनने के बाद सारे के सारे लोग बहुत ही शांत हो जाते हैं और कुइंगे मन में सोच रही होती है, ये तो सच है कि मैंने अभी तक केवल और केवल एक ही बास्टर्ड का इलाज किया है जो कि मुझे रास्ते पर मिला था और बिना कोई गलती किए। वेल गाइस, आप लोग को नहीं लगता कि ये कुइंगे की गलतफहमी है? इसने तो हमारे मेल लीड को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया था कि उसे तो यमराज के दर्शन ही हो गए। वो तो अच्छा था कि यमराज छुट्टी पर थे। वेल गाइस, मेडिकल फिजिशियन मतलब चमत्कारिक डॉक्टर ही होता है। तो देखते हैं कुइंगे को, जो कि युनजी की नब्ज चेक कर रही होती है। फिर कुइंगे मैडम मेई से कहती है, मुझे डर है कि इन्हें ब्यूटी डिसऑर्डर डिप्रेशन नाम की एक रेयर बीमारी हो गई है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं कि उन आए महान फिजिशियन में से कोई भी इस इलाज को नहीं जानता था। ये सुनने के बाद मैडम मेई टेंशन लेते हुए कहती है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? फिर कुइंगे अपने पास से अपने निडल का पाउच निकाल लेती है और कहती है, ये आम फिजिशियन के लिए चुनौती भरा होगा, लेकिन ये मेरे लिए एक छोटी सी बात है। तभी मैडम मेई कुइंगे का हाथ पकड़ लेती हैं और कहती है, तुम्हें युनजी को ठीक करना ही होगा। कुइंगे स्माइल करते हुए कहती है, टेंशन मत लीजिए मैडम मेई, मेरी मदद से ये बीमारी जल्द से जल्द ही ठीक हो जाएगी। अब मैं युनजी को एक्यूपंक्चर देने जा रही हूँ, इसीलिए आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए और इस रूम से थोड़े देर के लिए बाहर चले जाइए। ये सुनने के बाद मैडम मेई थोड़ा बहुत हिचकिचाती हैं और कहती हैं, ठीक है, फिर मैं बाहर इंतज़ार कर रही हूँ। मैडम मेई के जाने के बाद कुइंगे मन में कहती है, ये तो बस एक नॉर्मल सर्दी है, लेकिन पुराने आए फिजिशियन ने इसे गर्मी की सर्दी समझकर इसका ट्रीटमेंट किया, जिससे कि ये ठीक नहीं हुई और अब मैंने इसे एक बड़ी बीमारी का नाम दे दिया है। लगता है मैं इस काम में बहुत दूर आ गई हूँ। फिर कुइंगे युनजी के बेड की ओर जाते हुए कहती है, तो चलो देखते हैं स्लीपिंग ब्यूटी कैसी दिखती है। फिर जैसे ही कुइंगे पर्दे हटाकर युनजी को देखती है, वो सरप्राइज हो जाती है क्योंकि युनजी वाकई में बहुत ही ब्यूटीफुल है। कुइंगे युनजी को करीब से देखते हुए मन में कहती है, इसकी त्वचा बिल्कुल बर्फ की तरह गोरी है। इसका चेहरा इतना ज़्यादा खूबसूरत है कि इसके बीमार होने के बावजूद भी इसके चेहरे की खूबसूरती कम नहीं हुई। सच में ये तो कतई जहर है यार, इसके जितनी तो मैं भी खूबसूरत नहीं हूँ। तभी कुइंगे को अचानक रियलाइज होता है कि वो ये क्या कर रही है, इसीलिए वो अपने सर को झटकने लगती है और मन में कहती है, नहीं, ये खुद के लिए बुरा महसूस करने का टाइम नहीं है, मुझे अपना काम जल्दी करना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है 10 मिनट बाद। कुइंगे अपना काम कर चुकी होती है और वो घूम के जाने के लिए तैयार ही होती है कि तभी कुइंगे का बाल युनजी के ड्रेस में अटक जाता है। खिंचाव महसूस होने के बाद कुइंगे कहती है, अरे नहीं मेरे बाल, ये कितने ज़्यादा अनोइंग हैं। तभी अचानक युनजी को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो अपनी आंखें खोल लेती है और वो कुइंगे को देखने लगती है और मन में सोचती है, इस आदमी को तो मैं नहीं जानती। फिर उसका ध्यान कुइंगे के हाथ की ओर जाता है जो कि उसके चेस्ट के पास होता है। क्योंकि कुइंगे अपना बाल निकालने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए वो वहां अपने हाथ को बढ़ाई थी, लेकिन युनजी के जाग जाने की वजह से वो वहीं रुक गई थी। कुइंगे अपने मन में सोच रही होती है, ये बटन तो बहुत ही टाइटली लगा है, ये निकल ही नहीं रहा। ये सब देख लेने के बाद युनजी जोर से चिल्लाती है, जिसकी आवाज़ सुनकर कुइंगे भी दूर हो जाती है और उसके कान से तो खून ही आने लगता है।
ये आवाज सुनकर बाहर से मैडम मेई भी अंदर आ जाती हैं। अंदर आने के बाद वो युनजी को कुछ इस हालत में देखती हैं और कुइंगे के हाथ में युनजी का वो बटन होता है जिसे देखकर लेडी मेई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। कुइंगे कहती है, मैडम मेई मुझे समझाने का मौका दीजिए। मैडम मेई कुइंगे की कोई बात नहीं सुनती और गुस्से से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युनजी का फायदा उठाने की। कुइंगे उन्हें समझाते हुए कहती है, वैसा नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। मुझे ये बटन निकालना पड़ा क्योंकि इसमें मेरे बाल फंस गए थे। ये सुनने के बाद लेडी मेई युनजी से पूछती है, क्या ये सच बोल रहा है? फिर युनजी कहती है, हाँ कुछ ऐसा ही होना चाहिए। युनजी हमारे कुइंगे के सामने आ जाती है और कहती है, फिजिशियन मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको गलत समझा। फिर कुइंगे कहती है, ठीक है, इसके बारे में चिंता मत करो मिस युनजी। ये सुनने के बाद युनजी मन में कहती है, मुझे लगा नहीं था कि ये इतने काइंड और उदार होंगे, और तो और ये दिखने में भी बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव हैं। फिर कुइंगे कहती है, मैडम मेई अब जबकि युनजी जाग गई है तो मेरे पास चर्चा करने के लिए एक बिजनेस डील है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे लोगों के बीच इंट्रोड्यूस कराएं ताकि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट कराने के लिए लोग आएं। ये सुनने के बाद मैडम मेई कहती है, तुम तो फेमस भी नहीं हो, एक तो तुम्हारा बैकग्राउंड भी कोई नहीं जानता, फिर तुम्हें क्यों लगता है कि कोई भी बीमार इंसान तुमसे ट्रीटमेंट कराने आएगा? ये सुनकर बेचारी कुइंगे को बुरा लगता है। तभी युनजी मैडम मेई को समझाते हुए कहती है, मेरा ट्रीटमेंट करने के लिए इतने सारे फिजिशियन आए लेकिन उनमें से कोई भी ये नहीं कर पाया, लेकिन इन्होंने तो मेरा इलाज हाथों हाथ कर दिया। तो अगर ये बात हम हर जगह बताएंगे तो इससे ये फेमस हो जाएंगे। ये सुनने के बाद मैडम मेई थोड़ी देर सोचती हैं, फिर कहती हैं, तो फिर ठीक है, लेकिन मेडिसिन फीस का क्या? फिर कुइंगे कहती है, मैडम मेई हम फीस को हाफ हाफ बांट लेंगे। ये डील हो जाने के बाद कुइंगे खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है और मैडम मेई मन में सोचती है, मुझे लगता है कि मुझे अपने मास्टर को इसके बारे में बताना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पर कुइंगे अपने रूम में बैठ के मेकअप लगा रही होती है और मन में कहती है, क्या बकवास है, मुझे रोज बदसूरत दिखने के लिए मेकअप लगाना पड़ता है, ये तो मेरे खूबसूरत दिखने की बर्बादी है। तभी कुइंगे को महसूस होता है कि उसके पीछे से कोई आ रहा है और उनमें से कोई एक कहता है, बहन क्या तुम हो वहाँ? पीछे देखने के बाद कुइंगे को पता चलता है कि उसकी स्टेप सिस्टर जिंगलान और फोर्थ प्रिंस यूमिंग अपने कुछ सर्वेंट के साथ आया है। फिर जिंगलान कहती है, सिस्टर मैं तुम्हें देखने के लिए अपने साथ फोर्थ प्रिंस को लाई हूँ। ये सुनकर कुइंगे मन में सोचती है, अच्छा मैं तो सोच ही रही थी कि मैं इस बॉडी के रियल ओनर का बदला लूँ। फिर प्रिंस थोड़ी देर कुइंगे को देखता है और जिंगलान से कहता है, जिंगलान ये तो बिल्कुल ठीक है, तो फिर तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? ऐसा भी मत बनो फोर्थ प्रिंस। ऐसा कहने के साथ जिंगलान फोर्थ प्रिंस के गले लग जाती है। फिर फोर्थ प्रिंस कहता है, ध्यान से सुनो कुइंगे, मेरा एकमात्र प्यार जिंगलान है, तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो। जिंगलान बनते हुए कहती है, यूमिंग तुम मेरी बहन पर चिल्लाओ मत, मुझे उससे बात करने दो। जिंगलान कंटिन्यू करते हुए कहती है, आई एम सॉरी सिस्टर, लेकिन मैं और यूमिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम चाहो तो इसका ब्लेम मुझ पर डाल सकती हो, लेकिन प्लीज यूमिंग से नफरत मत करना। जिंगलान की ये सारी बातें सुनकर कुइंगे मन में कहती है, तो ये क्या अच्छी बनने का नाटक कर रही है? वेल गाइस, इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि ये किस मुसीबत के पास खुद चलकर आ गए हैं। जिंगलान कुइंगे से कहती है, अगर तुम फोर्थ प्रिंस यूमिंग से शादी करती हो तो तुम बस उसकी बेइज्जती ही कराओगी। ये सुनकर कुइंगे मन में कहती है, एक बदमाश लड़का और एक नकली लड़की, क्या परफेक्ट जोड़ी है। जिंगलान कंटिन्यू करते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम उसका मजाक बनते देखना नहीं चाहोगी। ये सुनकर कुइंगे मन में कहती है, अगर मैं तुम दोनों को लेसन नहीं सिखाऊंगी तो ये सिली गर्ल मुंह कुइंगे की अनफेयर डेथ मानी जाएगी। तभी कुइंगे अपने पास से एक निडल निकालती है और उसे खुद को चुभाकर रोना शुरू कर देती है।
फिर कुइंगे जिंगलान को धक्का मारती है और फोर्थ प्रिंस की ओर बढ़ते हुए कहती है, यू मिंग, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। फोर्थ प्रिंस को पकड़कर रोते हुए कुइंगे आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, तुमने कहा था अगर मैं उस पत्थर के बने टाइगर पर अपना सर मारूंगी तो तुम मुझसे शादी करोगे। ये सुनकर फोर्थ प्रिंस कुइंगे के बाल को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम डम लड़की, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। मुझे ऐसा लगता है कि उस पत्थर पर सर मारने के बाद तुम और भी डम हो गई हो। ऐसा कहने के साथ फोर्थ प्रिंस कुइंगे को मारने के लिए हाथ उठाता है। ये देखकर कुइंगे मुस्कुराती है और फटाक से फोर्थ प्रिंस के बाह पर अपना निडल चुभा देती है, जिससे कि फोर्थ प्रिंस का उठा हुआ हाथ उसके ही गाल पर पड़ता है। ये देखकर जिंगलान और बाकी के सारे सर्वेंट शॉक हो जाते हैं। फिर तो फोर्थ प्रिंस का हाथ रुकता ही नहीं और वो खुद को थप्पड़ पे थप्पड़ मारता ही रहता है और कुइंगे ड्रामा करते हुए नीचे गिर जाती है, जैसे कि उसे प्रिंस ने धक्का दिया हो। फोर्थ प्रिंस चिल्लाते हुए कहता है, मेरा हाथ मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। ये सुनकर कुइंगे मन में कहती है, ऑफ कोर्स सिल्वर निडल ने आपके हाथ में ऐंठन पैदा कर दी है, जिससे कि तुम अपने हाथों के पहले रिएक्शन को ही रिपीट करते रहोगे। बेचारा फोर्थ प्रिंस खुद के ही हाथ को पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है, इसे रोकने में मेरी मदद करो। ये सुनकर जिंगलान बाकी के सर्वेंट से कहती है, घूर क्या रहे हो, उसे रोकने में मदद करो। ऐसा कहने के साथ जिंगलान खुद भी फोर्थ प्रिंस के हाथ को पकड़कर रोकने की कोशिश करती है। तभी अचानक फोर्थ प्रिंस एक थप्पड़ जिंगलान को भी रख के दे देता है। एक थप्पड़ खाने के बाद जिंगलान भी शॉक होकर फोर्थ प्रिंस को देखने लगती है। ये सब देखकर जिंगलान जमीन पर लेटे लेटे ही कहती है, ये अच्छा काम किया तुमने। फोर्थ प्रिंस जिंगलान को सफाई देते हुए कहता है, जिंगलान, मेरा ऐसा मकसद नहीं था। फिर जिंगलान सर्वेंट से कहती है, इन्हें फिजिशियन के पास ले चलो। वे सभी कुइंगे के रूम से निकलकर जाने लगते हैं और जाते समय भी बेचारा फोर्थ प्रिंस जिंगलान से माफी मांग रहा होता है कि मुझे माफ कर दो, मेरा कंट्रोल मेरे हाथ पर नहीं था। जिंगलान उसे इग्नोर मारती है और बाकी के सर्वेंट से कहती है, जल्दी करो। उनके जाने के बाद कुइंगे भी उठकर बैठ जाती है और कहती है, फाइनली ये काम भी हो गया। लेकिन अंत में मुझे पता है कि ये सर्वेंट्स भी इविल हैं, जैसा कि टीवी ड्रामास में दिखाया जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है शैलो अबेज रेजिस्टेंस में, जहाँ पर एक आदमी कहता है, मास्टर, मैडम मेई ने हमें अभी अभी इंफॉर्मेशन दी है कि एक बेंजियाओ नाम का फिजिशियन है जिसके पास मेडिसिन का बहुत ज्यादा नॉलेज है। वे आपको इसे रिकमेंड करना चाहती हैं। ये सुनकर उसका मास्टर कहता है, क्या तुमने उस व्यक्ति के आइडेंटिटी पर गौर किया? फिर वो आदमी कहता है, मास्टर, अभी हम उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगा रहे हैं, लेकिन अभी के लिए हमारे पास उसकी एक पोर्ट्रेट है, ये लीजिए और आप इसे देख लीजिए। ऐसा कहने के साथ वो आदमी अपने मास्टर को वो पोर्ट्रेट दे देता है और हमें पता चलता है कि उसका ये मास्टर हमारा मेल लीड ही है। फिर हमारा मेल लीड उस पोर्ट्रेट को खोल कर देखता है, जिसके अंदर बेंजियाओ यानी हमारी कुइंगे की पिक्चर होती है। उस पिक्चर को देखकर हमारा मेल लीड एक शैतानी स्माइल देता है और कहता है, ये दुनिया कितनी छोटी है। फिर वो उस आदमी से कहता है, मैं इस फिजिशियन से मिलूंगा। वेल गाइज, अभी हमारे मेन लीड का नाम नहीं बताया गया है, तो मैं अब से उसे मास्टर ही बुलाऊंगी, क्योंकि सब उसे मास्टर ही बुलाते हैं। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है ब्रॉथल में, जहाँ पर कुइंगे आराम से बैठी होती है और मैडम मेई सामने से एक बॉक्स लेकर आ रही होती हैं। कुइंगे कहती है, मैडम मेई, आपने मुझे इतना जल्दी में क्यों बुलवाया? क्या यूनजी के साथ कुछ गड़बड़ है? मैडम मेई कुइंगे के सामने आते हुए मुस्कुराकर कहती हैं, ऐसा नहीं है, वो तो हमारे बिजनेस का एक बड़ा टुकड़ा हमारे दरवाजे पर खुद चलकर आया है। फिर कुइंगे पूछती है, मैडम मेई, इस बॉक्स में क्या है? ये सुनकर मैडम मेई बोलती है, तुम ये खुद खोलकर क्यों नहीं देखते? कुइंगे उस बॉक्स को खोलती है और फिर अपनी आंखों को बंद करते हुए कहती है, वाह, इसकी चमक मुझे अंधा कर देगी। इतना सारा गोल्ड,
क्या ये सब मेरे लिए है? ये सुनकर मैडम मेई मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स यंग मास्टर, ये आपके लिए ही है। क्विंगे उस बॉक्स को फटाक से पकड़ लेती है और कहती है, वेट, किसी को गलत फहमी तो नहीं हो गई ना कि मैं इस ब्रोथल की एक प्रोस्टिट्यूट हूँ और वो मुझे आजाद करना चाहता है, वरना कोई इतना बड़ा अमाउंट क्यों ही देगा। ये सुनकर लेडी मेई क्विंगे के कंधे पर हाथ रखती हैं और कहती हैं, आप तो हमारे इस ब्रोथल का मेन अट्रैक्शन है और आपका कंपेयर हम किसी ऐसे के साथ कैसे कर सकते हैं। फिर लेडी मेई कंटिन्यू करते हुए कहती है, और आपको पता है क्या, ये तो बस आपको डिपॉजिट दिया गया है। किसी ने आपको बीमार का ट्रीटमेंट करने के लिए शैलो एबेज रेजिस्टेंस में बुलाया है और अगर तुम उसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर लेते हो तो तुम्हें और भी रिवॉर्ड मिलेंगे। ये सब सुनकर क्विंगे कहती है, शैलो एबेज रेजिस्टेंस, वहाँ कौन सी फैमिली रहती है और आखिर वे मुझे इतना पे क्यों कर रहे हैं। ये सुनकर लेडी मेई बोलती है, ऐसा लगता है कि ये चैंगडोंग डिस्ट्रिक्ट के अमीर मास्टर का घर है, उनके बारे में कुछ क्लियर डिटेल्स तो नहीं है। फिर लेडी मेई क्विंगे के कंधे को थपथपाते हुए कहती हैं, लेकिन कुछ भी हो, हम दौलत कमाने के इस अच्छे मौके को ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। फिर क्विंगे उस 1000 फ्लावर टावर के बैंक्वेट से निकल जाती है और कहती है, एक बार जो मैं ये डील कंप्लीट कर लूंगी तो मेरे पास गोल्ड की एक बकेट होगी। मुझे उम्मीद है कि कुछ भी गलत नहीं होगा। फिर क्विंगे वहां से निकलकर रेजिस्टेंस की ओर जाने लगती है। कुछ टाइम बाद वो वहां पहुंच जाती है और रेजिस्टेंस के बोर्ड को देखते हुए कहती है, ये वही जगह होनी चाहिए। तभी क्विंगे को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। कोई कहता है, तो क्या आप कुल्लून माउंटेन के मेडिकल फिजिशियन हैं? क्विंगे पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि मास्टर का गार्ड है। क्विंगे उस गार्ड को ग्रीट करती है और कहती है, हाँ मैं वही हूँ। फिर वो गार्ड क्विंगे को देखते हुए कहता है, तुम सीरियस लग रहे हो, तुम उस जैसे नहीं लग रहे जो कोई गलत काम करेगा। ये सुनकर क्विंगे कहती है, ओह। फिर वो गार्ड कंटिन्यू करते हुए कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मेरे पीछे आओ, मेरे मास्टर तुम्हारा कब से इंतजार कर रहे हैं। फिर क्विंगे उस गार्ड के पीछे पीछे चलते हुए मन में कहती है, क्या अजीब जगह है, यहाँ पर तो बस शांति ही शांति है। फिर वो गार्ड एक रूम के बाहर रुक जाता है और कहता है, मास्टर ये हम हैं। फिर वो क्विंगे से कहता है, तुम अंदर जाओ, मास्टर अंदर हैं। क्विंगे के अंदर घुसते ही वो गार्ड धड़ाम से दरवाजा बंद करके वहाँ से चला जाता है। अंदर घुसने के बाद क्विंगे मन में सोचती है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? किसी ने दिया भी नहीं जलाया, मैं तो खुद को डरा हुआ महसूस कर रही हूँ। तभी कोई पीछे से कहता है, तुम इतनी नर्वस क्यों हो? ये सुनकर क्विंगे घबराते हुए पीछे देखती है, जहाँ पर अंधेरे में से एक शैडो बाहर आती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि हमारा मेल लीड मास्टर होता है। फिर वो क्विंगे से कहता है, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या मुझसे मिलना इतना डरावना है? मास्टर को देखकर क्विंगे शॉक हो जाती है और कहती है, तो ये तुम हो? ऐसा लगता है कि हमारा मिलना तय था। मास्टर मुस्कुराता है और क्विंगे के क्लोज आते हुए कहता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे पास एक डेंजरस डेस्टिनी है। मास्टर को खुद के इतने करीब देखकर क्विंगे घबरा जाती है और फटाक से पीछे की ओर होते हुए दूर हो जाती है। फिर क्विंगे कहती है, तुम्हें जो कहना है कहो, और आखिर तुम मेरे इतना क्लोज क्यों आ रहे हो? क्विंगे कंटिन्यू करते हुए बड़े स्टाइल से कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी डेंजरस डेस्टिनी है? शायद तुम्हें गलत फहमी हो गई है। और वैसे भी उस दिन मैंने तुम्हारे ऊपर के कपड़े इसलिए निकाले थे ताकि मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर से वो पॉइजनस टॉक्सिन निकाल सकूं। ये सुनकर मास्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो क्विंगे के सामने आते हुए कहता है, ओह ऐसा है क्या? तो तुम मुझे बताओ, मेरी लाइफ को बचाने के लिए मैं तुम्हें क्या पे करूं? ये सुनकर क्विंगे मुस्कुराती है और कहती है, अगर तुम मुझे सच में कुछ पे करना चाहते हो तो क्यों ना तुम मुझे 1000 टेल्स दे दो। और वैसे भी तुमने मैडम मेई से यही तो वादा किया था, और जो कि मैं देख सकती हूँ कि तुम रियलिटी में बहुत अमीर आदमी होंगे। तो क्या मैं सही हूँ? ये सुनकर मास्टर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जिससे कि वो क्विंगे के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, ये बहुत बुरा हुआ।
पहले तो तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, फिर मेरे सारे सामान भी लूट लिए, और तो और तुमने मेरी बॉडी को टच भी किया। फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है मुझसे पैसे मांगने की? ये सब सुनने के बाद क्विंगे कहती है, तो क्या उस दिन जो तुमने मेरे साथ हरकत की थी, क्या तुम उसका पे नहीं करने वाले थे? क्विंगे मुंह फुगाते हुए मन में कहती है, ये आदमी क्लियरली मुझसे उस दिन का बदला लेना चाहता है। क्विंगे की ये पॉइंट वाली बात सुनकर मास्टर क्विंगे का हाथ छोड़ देता है। क्विंगे आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, मैं एक फिजिशियन हूँ, मैंने कई लोगों को टच किया है, यहाँ तक कि कॉमन लोगों को भी। ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुनकर मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। फिर मास्टर क्विंगे के हाथ को पकड़ते हुए उसे घुमाकर अपनी ओर सीधा कर लेता है और उसके चिन को पकड़कर कहता है, क्या तुम मेरा कंपेयर उन कॉमन लोगों से कर रही हो? क्विंगे मास्टर को देखते हुए मन में कहती है, क्या मर्डरस लुक है, ऐसा लगता है कि मुझे इसे ज्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। अब तो बस एक ही रास्ता है। फिर क्विंगे अपने दोनों हाथों को मास्टर के गले में डाल लेती है और कहती है, मैं आपका कंपेयर उन कॉमन लोगों से कैसे कर सकती हूँ? तुम इतने ज्यादा हैंडसम हो, तुम आखिर कैसे एक कॉमन आदमी हो सकते हो? फिर मास्टर कहता है, तुम्हारे बारे में क्या, मेडिकल फिजिशियन बन जाओ? ये सुनकर क्विंगे मुस्कुराती है और कहती है, वेल मैं। ऐसा कहने के साथ क्विंगे मास्टर के चेस्ट पे से अपना हाथ धीरे धीरे अपनी ओर लेने लगती है और तभी अचानक वो अपने पास से एक नीडल निकाल लेती है। ये देखकर मास्टर चौकन्ना हो जाता है और क्विंगे को खुद से दूर धक्का मारता है। क्विंगे संभलते हुए कहती है, ओ तेरी की, क्या ये काम नहीं कर रहा? मास्टर क्विंगे को पकड़ने के लिए उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाता है। ये देखकर क्विंगे अपनी आंखें बंद कर लेती है और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि मास्टर को चक्कर आ रहे हैं। असल में क्विंगे की स्पीड इतनी तेज थी कि उसने वो निडल पहले ही मास्टर को चुभा दिया था। चक्कर आने की वजह से मास्टर क्विंगे के सामने ही गिर जाता है और उसकी बॉडी एक बार फिर पैरालाइज हो जाती है। ये देखकर कि मास्टर गिर गया है, क्विंगे चैन की सांस लेती है और मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो इस लड़की के चाल में एक बार फिर फंस गया। क्विंगे कहती है, मास्टर आप अचानक से गिर कैसे गए? क्या आपको कोई हेल्थ इशू है? ये सुनकर मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से से क्विंगे को घूरने लगता है। क्विंगे मासूम बनते हुए कहती है, आप मुझे ऐसे मत देखिए, मुझे डर लग रहा है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है रूम के बाहर, जहाँ पर फैंग और यिंग उस रूम को गार्ड कर रहे होते हैं। तभी यिंग रूम के अंदर झांकने की कोशिश करते हुए कहता है, अचानक रूम इतना शांत क्यों हो गया? कोई भी आवाज नहीं आ रही, क्या हमें जाकर देखना चाहिए? ये सुनकर फैंग कहता है, मास्टर पर्सनली उस कुल्लून माउंटेन से आए हुए मेडिकल फिजिशियन से मिलना चाहते थे, और क्या तुम पिछली बार मिले उस सबक को भूल गए हो? फिर यिंग उस रूम में झांकना बंद कर देता है और कहता है, नहीं अब मैं और नहीं देखूंगा, जो भी हो मैं अंदर जाने की बजाय मरना पसंद करूंगा और मैं बस इस दरवाजे की रखवाली करूंगा। फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्विंगे आराम से बैठी होती है और वो मास्टर से कहती है, तुमने जानबूझकर ये सिचुएशन रची ताकि मैं यहाँ आऊँ, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुमसे डरती हूँ? और वैसे भी मैंने पिछली बार तुम्हारे साथ ज्यादा कुछ बुरा नहीं किया था। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। क्विंगे उस रूम का दरवाजा खोलते हुए बाहर निकल जाती है। क्विंगे को देखते ही वो दोनों पूछते हैं, मेडिकल फिजिशियन क्या आपने यंग मास्टर के साथ बातचीत कर ली? ये सुनकर क्विंगे मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मैंने कर ली। क्विंगे वहाँ से जाते हुए कहती है, तुम्हारे मास्टर ने किसी और को भी इनवाइट किया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि पहले मैं यहाँ से जाऊँ और तुम दोनों यहाँ पर उनका वेट करो। ये सुनकर यिंग कहता है, क्या मास्टर ने किसी और को भी इनवाइट किया है? फिर वो दोनों ही चुपचाप से क्विंगे को देखते हैं जो कि बहुत ही तेजी से वहाँ से चली जाती है। क्विंगे के वहाँ बड़ी तेजी से भाग जाने पर उन दोनों को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। फिर वो लोग फटाक से रूम का दरवाजा खोलते हैं और मास्टर मास्टर चिल्लाते हुए अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि मास्टर
मास्टर बिना कपड़ों के ऊपर बंधे होते हैं। और तो और कुइंगे ने अपनी कलाकारी एक बार फिर मास्टर पे की है। बेचारे मास्टर को ये देखकर कि वो इस तरह से अपने 2 सर्वेंट के सामने है, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। यिंग मास्टर को इस हालत में देखकर अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो जोर जोर से हंसने लगता है। ये सब देखकर फेंग कहता है, मास्टर मैं अभी जाकर उसका पीछा करता हूँ। ये देखकर कि उनमें से एक हंसने में बिजी है और दूसरा पीछा करने जा रहा है, मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग रुक जाओ, पहले मुझे नीचे उतारो। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कुइंगे पर, जो कि अपने मेंशन में घूम रही होती है और मन में कहती है, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, लेकिन अब तो तुम जान गए होंगे कि मुझे आसानी से बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता। ये बहुत बुरा हुआ कि इस एरा में सेलफोन नहीं है, वरना मैं तो तुम्हें फेमस कर देती। लेकिन जो भी हो, मुझे बहुत अमेजिंग फील हो रहा है। कुइंगे को, जो कि अपने मेंशन में घूम रही होती है, लेकिन तभी उसे एक रूम से अपनी स्टेप मॉम की आवाज सुनाई देती है, जो कि अपने हस्बैंड से कह रही होती है, माय लॉर्ड, कुइंगे के बुरे बर्ताव और बुरी हरकतों की वजह से फोर्थ प्रिंस ने उसे पब्लिकली रिजेक्ट किया। हालांकि मैंने उदार होते हुए कुइंगे को मेंशन में वापस आने दिया, लेकिन इससे मुझे पब्लिकली बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। ये सब सुनते हुए कुइंगे उस रूम की ओर जाने लगती है, जिसके अंदर स्टेप मदर फादर के कान भर रही है। स्टेप मदर कंटिन्यू करते हुए कहती है, उस दिन कुइंगे मरना जारी रखती, वो तो अच्छा था कि जिंगलान ने इंटरफेयर किया। फिर जिंगलान भी बनते हुए कहती है, मदर आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है कि उसका ये मतलब नहीं था। कुइंगे को ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से मन में कहती है, वे लोग झूठ बोल रहे हैं और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कुइंगे उस रूम में झांकने लगती है और मन में कहती है, तो क्या यहाँ पर मेरे सो कॉल्ड फादर भी हैं? फिर हमें रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फादर कहते हैं, क्या तुम्हें पता है कि हाल ही में यान रिवर में बाढ़ आई थी, जिससे कि आसपास के 10,000 लोगों की डेथ हो गई है। इससे पहले कि ये मुद्दा और खराब हो, मुझे इसका सलूशन निकालना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं तुम्हारी इन बेकार की चीजों पर उसे बर्बाद करूं। स्टेप मदर कहती हैं, लेकिन क्योंकि स्टेप मदर फादर के सामने अपना चोच नहीं खोल सकती, इसीलिए वो मन में कहती हैं, आखिर मैं उन लोगों की जान की परवाह क्यों करूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम बस अपनी फेवरेट डॉटर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। तभी जिंगलान फादर को टी सर्व करते हुए कहती है, फादर टेंशन मत लीजिए, मदर तो कुइंगे का भला चाहती थी, इसीलिए वो ऐसा कह रही थी। और वैसे भी कुइंगे तो हमेशा से ही जिद्दी रही है, इसीलिए मदर के पास शिकायत करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। स्टेप मदर फटाक से कहती है, ये सही है माय डियर, कुइंगे को पनिशमेंट देनी चाहिए ताकि जो कुछ भी उसने अपने रूम में गलत किया था उस पर वो थोड़ा विचार कर सके, ये उसके लिए बेहतर होगा। ये सब सुनकर कुइंगे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर वो धड़ाम से दरवाजा खोलते हुए अंदर घुस जाती है। अंदर घुसने के बाद कुइंगे कहती है, फादर, कुइंगे जानती है कि आपके प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। कुइंगे को देखते हुए जिंगलान मन में कहती है, ये इडियट अलग लग रही है। स्टेप मदर फादर से कहती है, माय डियर, उसे देखो, उसने रूम में एंटर करने से पहले नॉक करने के बारे में सोचा भी नहीं। ये सुनकर कुइंगे कहती है, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसा कहने के साथ कुइंगे स्टेप मदर के बाजू से निकलते हुए चांसलर के जस्ट सामने जाकर खड़ी हो जाती है। तभी अचानक चांसलर भी खड़े हो जाते हैं। उन्हें खड़ा हुआ देख कुइंगे घबराने लगती है, लेकिन तभी चांसलर बड़े प्यार से कुइंगे के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, कुइंगे। फिर कुइंगे मुस्कुराते हुए अपने मन में कहती है, तो ऐसा लगता है कि फादर मुझे पसंद करते हैं। फादर कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, कुइंगे, मैं खुश हूँ कि तुम ऐसा सोचती हो। फिर फादर अपना हाथ हटा लेते हैं और कुइंगे अपने मन में कहती है, ऐसा लगता है कि ये मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। फादर वहाँ से जाते हुए कहते हैं, इस बारे में टेंशन मुझे लेने दो और तुम भी अब यहाँ से जा सकती हो।
तभी स्टेप मदर बनते हुए कहती है, सुना तुमने क्विंगे, मेरे हस्बैंड इस प्रॉब्लम के बारे में चिंता करने में बहुत बिजी हैं, इसीलिए वो तुम्हें डील नहीं कर सकते। ये सुनकर क्विंगे मुस्कुराती है और वहाँ से जाते हुए कहती है, फादर मैं जानती हूँ कि आप बाढ़ के बारे में टेंशन ले रहे हैं और इसी की वजह से आपने अपने सर पर इतने वाइट बाल उगा लिए हैं, इसलिए मैंने ये किया बाढ़ को कंट्रोल करने के तरीके के बारे में पूछने के लिए। आप वो सुनना ही नहीं चाहते जो मैं कहना चाहती थी। ये सुनते ही फादर तुरंत रुक जाते हैं और कहते हैं, एक मिनट, तो क्या तुम मेरी वजह से मदद मांगने के लिए इधर उधर गई थी? तभी स्टेप मदर चिल्लाते हुए कहती है, तुम यहाँ से जाओ जैसा कि तुम्हें अभी कहा गया था। और माय डियर, ये लड़की एक पागल है, तो तुम कैसे इसे इतना सीरियसली ले सकते हो? ये सुनकर फादर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, शट अप, तुम्हें मेरी बेटी के बारे में इस तरह से बोलना नहीं चाहिए। तभी जिंगलान आगे बढ़ती है और कहती है, फादर, वुमेन्स के तौर पर हमारे लिए ये समझना मुश्किल है कि आपके लिए इंटरनेशनल अफेयर्स कितने ज़रूरी है। मदर तो ये फिक्र कर रही थी कि बहन आपको ऐसा कुछ ना बोले जिससे कि आपको वो मजाक लगे या फिर वो बात आपको परेशान करे। फिर फादर अपने सीट पे बैठते हुए कहते हैं, ठीक है क्विंगे, तुम आगे बोलो। जिंगलान क्विंगे को देखते हुए मन में कहती है, ये एक कोर्ट मैटर है, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे आसानी से सुलझा सकती हो? तुम तो बस एक इडियट हो और कुछ नहीं। और क्विंगे अपने मन में सोच रही होती है, पुराने जमाने के लोगों के लिए इस बड़ी बाढ़ को संभालना मुश्किल है, लेकिन मैं तो मॉडर्न वर्ल्ड से हूँ, मेरे लिए ये कोई बड़ा मामला नहीं है। फिर क्विंगे बोलना स्टार्ट करती है, फादर, पिछले कई ईयर्स में यान रिवर में इस तरह से बाढ़ आने की वजह से हजारों लोगों की मौत हुई है। ये एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन हम ह्यूमंस की वजह से भी क्लाइमेट में चेंज हुआ है। हमें सिर्फ उसे ही निपटाना नहीं, बल्कि हमें पूरी प्रॉब्लम का अच्छे से सॉल्यूशन निकालना होगा, वरना आने वाले बारिश के मौसम में भी इसी तरह का डिजास्टर आएगा। फिर फादर कहते हैं, तुम सही कह रही हो, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्विंगे कंटिन्यू करते हुए कहती है, इस बाढ़ का कारण यान रिवर के ऊपर की ओर है। अगर आप रिवर के ऊपर साइड पेड़ लगाते हैं तो उससे आप पानी और मिट्टी दोनों को बचा सकेंगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बांध बनाने की ज़रूरत है और फार्म लैंड को हमें वापस से लेक में रिटर्न कर देना चाहिए, जिससे कि अगर फिर से बाढ़ आती है तो हमें खाली करने का टाइम मिल जाएगा। ये सुनने के बाद फादर सोचते हुए कहते हैं, पेड़ लगाएं। तभी स्टेप मदर टॉन्ट मारते हुए कहती है, बहुत से मिनिस्टर हान रिवर के इस बाढ़ की समस्या को सॉल्व नहीं कर पाए और तुम्हें क्या लगता है बस पेड़ लगाने से ये हो जाएगा? ये क्या मजाक है? ये सब सुनकर क्विंगे को गुस्सा आता है। तभी जिंगलान क्विंगे का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, सिस्टर, हमें इस बारे में परवाह करने की जरूरत नहीं है और इसलिए फादर को कोई तकलीफ देना अच्छा नहीं होगा। ये सब सुनने के बाद क्विंगे अपने मन में कहती है, ओह, तो ये माँ बेटी एक दूसरे के साथ मिलकर मुझे चैलेंज देना चाहती हैं। अब मैं तुम दोनों को वो दिखाऊंगी जो मैंने अपने मेडिकल करियर के दौरान सीखा था। फिर क्विंगे बड़े ही प्यार से कहती है, सिस्टर, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। बाढ़ की वजह से कई लोगों की डेथ हो गई है और क्योंकि हमारे फादर चांसलर है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी है। चांसलर की बेटी होने के तौर पर हमें इस तरह से स्वार्थी नहीं होना चाहिए, वरना इससे हमारे फादर की हर जगह बेइज्जती होगी।